Hello dear students, in our last class we have studied about the distance of closest approach and in our today's class we are going to discuss about the impact parameter. Impact parameter क्या होता है? ओके तो इसको डिस्कस करने से पहले डेफिनेशन में जाने से पहले आपको मैं रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको याद दिलाता हूँ। उसमें आपने क्या देखा, जैसे ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये मैंने एक एटम की साइज़ मान ली, एटम है। आपने देखा कि उसके अंदर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे, मतलब 8,000 या 10,000 में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में आ रहा है और न्यूक्लियस के कुछ पास जाके वहीं से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स आपने देखे ऐसे थे जो ऐसे जाते हुए किसी एक्यूट एंगल के ऊपर ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जो इस प्रकार से स्ट्रेट उसके अंदर से निकल जाते हैं। ये कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स की ट्रेजेक्ट्रीज थी। ओके तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ से क्या होता है, आपने देखा था लास्ट क्लास में, जैसे आपने देखा वहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैंने रेड किया है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ उसको। ये डिस्टेंस थी आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके लेकिन यहाँ उसका कोई मतलब नहीं है, आपको रिवाइज करने के लिए मैंने बताया है। हम अब अपने मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। ये जो मेन लाइन है और ये अल्फ़ा पार्टिकल है, जैसे यहाँ से डिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ तो यहाँ ये जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर वाले के लिए इसको हम यहाँ बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नहीं सॉरी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके अब इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, जैसे आप इसको लिखेंगे कैसे, तो डेफिनेशन इसकी ये है इम्पैक्ट पैरामीटर की। It is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the atom। देखो फिर से ध्यान से दो, ये न्यूक्लियस का सेंटर था, ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक वाली जो लाइन है हमारी, ये जो ब्लैक लाइन है ये बिल्कुल सेंटर के न्यूक्लियस की सीध में था, ठीक है। और यहाँ से क्या करता है कि जो जैसे मैंने ये अल्फ़ा पार्टिकल लिया, ब्लू वाला जब मैं लेता हूँ, ये ब्लू वाला लेता हूँ, अल्फ़ा पार्टिकल इस रास्ते पे जा रहा है तो इसकी सेंटर के लाइन से ये डिस्टेंस थी, तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर ये होगा। जब रेड वाला लेते हैं तो रेड वाले की जो डिस्टेंस थी वो इतनी डिस्टेंस थी, तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर ये होगा। इसका मतलब ये होगा कि हर अल्फ़ा पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर अलग अलग था। और ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर की जो वैल्यू है ये आपको ट्रेजेक्ट्री के बारे में भी बताता है अल्फ़ा पार्टिकल की। यहाँ से आप देखते हो अगर न्यूक्लियस के बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। न्यूक्लियस जैसे ये लाइन थी, ये बिल्कुल स्ट्रेट थी ना, तो यहाँ से मतलब ये ऐसे जा रहा था, बिल्कुल यहाँ से ऐसे आ गया, 180 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्ट हुआ ये, तो मतलब इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट पैरामीटर कितना हुआ, इसके लिए बी की वैल्यू 0 ही, क्योंकि बिल्कुल न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन के ऊपर है ये, तो है ना, तो ये मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हुई। बाकी कुछ हम यहाँ से जो एंगल्स वगैरह देखते हैं, जैसे ये लाइन है, ये रेड वाली लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो ये सब वैल्यू हमें इम्पैक्ट पैरामीटर से पता चलती है इसकी ट्रेजेक्ट्री की। ओके तो इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है वो अपने डायग्राम में यहाँ भी देखेंगे कि ये जो बी है इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। ये सेंट्रल लाइन है और ये अल्फ़ा पार्टिकल को ये मूव कर रहा था, ये अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ से जा रहा था और इस पॉइंट पे आने के बाद आप देखते हो इस प्रकार से ऐसे ये डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ओरिजिनल के साथ यहाँ पे ये जो थीटा एंगल बनाता है, इससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने का जो तरीका है इम्पैक्ट पैरामीटर का वो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे जो जेड है आपको पता है, जेड क्या है, जेड है चार्ज नंबर किसका, जो ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस का। ई आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई की वैल्यू जो है 1.6 10⁻⁻19 कूलम है। ओके एंड कोट थीटा बाई 2, ये जो एंगल है, दिस एंगल, इसको हमने क्या बोला, इस एंगल को हमने बोला थीटा। 4πε0 ke, 4πε0 के ई। अल्फ़ा पार्टिकल जैसे यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल मूव कर रहा था तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पे वो है। इसका ऐसे करके हम इम्पैक्ट पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं। ओके अब देखो इम्पैक्ट पैरामीटर से आपको इन्फॉर्मेशंस क्या मिलती हैं। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू लार्ज है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इन दो के अंदर देखते हैं केस के अंदर, यहाँ पे जो पहला केस था, यहाँ पे ये जो बी था ये कम था, है ना, इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर देखते हो आप, यहाँ पे कम था। और अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ, केस नंबर 2, उसमें जैसे ये वाला केस था, ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था, ज़्यादा था। तो आप देखते हो ये इम्पैक्ट पैरामीटर कम था, ये ब्लू लाइन का जैसे ये इम्पैक्ट पैरामीटर कम था, तो आप देखते हो इसका थोड़ा सा इस प्रकार से डिफ्लेक्शन हुआ है। बल्कि ऊपर जो रेड वाली लाइन है उसका इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा था तो उसमें किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, वो इस प्रकार से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन निकली, है ना। इम्पैक्ट पैरामीटर से आपको ट्रेजेक्ट्री का पता चलता है। तो क्या पता चलता है हमें इससे देखते हैं।
कोट थीटा बाई 2 इज लार्ज एंड थीटा द स्कैटरिंग एंगल इज स्मॉल। अगर स्कैटरिंग एंगल क्या है, स्मॉल है, दैट इज अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर सफर स्मॉल डिफ्लेक्शंस। मतलब अगर थीटा की वैल्यू आपके पास स्मॉल है, यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, अगर थीटा स्मॉल है, थीटा क्या है, स्मॉल है, तो थीटा की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उसकी ट्रेजेक्ट्री उतनी ही स्ट्रेट होने के चांस होते चले जाएंगे। अगर थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी ट्रेजेक्ट्री उतनी ही स्ट्रेट होगी, अदरवाइज उसमें कर्व आते चले जाएंगे। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू बढ़ाने का मतलब है कि बी की वैल्यू कम होना, और बी की वैल्यू कम होने का मतलब है कि न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक आना, ज़्यादा नज़दीक आएगा जाके इस प्रकार से भी वो डिफ्लेक्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 में हमें पता चलता है कि फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ बी कोट थीटा बाई 2 इज आल्सो स्मॉल एंड थीटा द स्कैटरिंग एंगल इज लार्ज, दैट इज अल्फा पार्टिकल ट्रेवल क्लोज टू द न्यूक्लियस सफर ए लार्ज डिफ्लेक्शन। मतलब अगर थीटा की वैल्यू हम लार्ज कर दें, थीटा क्या हो जाए, थीटा को लार्ज कर दें तो जो बी है इम्पैक्ट पैरामीटर आपका, बी वो स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कारण जो स्कैटरिंग है और जो स्कैटरिंग एंगल है वो लार्ज हो जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। और थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि फॉर बी इज इक्वल टू 0, इम्पैक्ट पैरामीटर अगर हमको 0 करना है तो इम्पैक्ट पैरामीटर 0 किसके लिए है, ये जो लाइन है ना, सिर्फ ये लाइन, इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, सिर्फ इस लाइन के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा, अदरवाइज इम्पैक्ट पैरामीटर 0 नहीं है। ओके, बाकी किसी के लिए भी इम्पैक्ट पैरामीटर 0 नहीं है। सिर्फ इम्पैक्ट पैरामीटर किसके लिए 0 है, ये जो डॉटेड लाइन हमने लगाई है, जो अब मैं रेड लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस लाइन के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहीं पे यही बताया गया है कि फॉर बी इज इक्वल टू 0 दैट इज अल्फा पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस कोट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आइदर 0 और थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 और थीटा बाई 2 इज इक्वल टू और थीटा इज इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू या तो 180 डिग्री हो या फिर कोट थीटा बाई 2 है उसकी वैल्यू 0 हो। 0 होने का मतलब है कि थीटा बाई 2 है ना वो कितना है, 180 डिग्री है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू, थीटा बाई 2 कितना है, 90 डिग्री है, और इसका मतलब हुआ कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। तो जो स्कैटरिंग है रिट्रेस देयर पाथ, रिट्रेस देयर पाथ मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि इस प्रकार से ये ऐसे जा रहा था और यहाँ से वापस आ गया है। डायग्राम में आप यहाँ भी देख पा रहे हो, ये अगर ऐसे जा रहा था तो इसके बाद नज़दीक जाके यहाँ से ये वापस ये रास्ता अपना वापस ले लेता है, और ये जो मिनिमम डिस्टेंस इसके बीच में आएगी, ये जो मैं ब्लू लाइन से लिख रहा हूँ, ये जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी इसको हमने क्या बोला था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोला था। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर का।